बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम MGT 101 स्टडी कर रहे हैं और इसके हम मॉड्यूल नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं। मॉड्यूल नंबर 3 का आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो मॉड्यूल नंबर 3 के लेक्चर नंबर 3 में हम वोचर्स के मतलब पढ़े होंगे। तो वोचर्स के मतलब पढ़ने के बाद आज हमारा जो लेक्चर है वो है कि जो हमारे वोचर्स होते हैं उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारे अप्रूव्ड वोचर होते हैं उनको बुक ऑफ ओरिजिनल एंटिटी में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, और ये जो हमारे अप्रूव्ड वोचर्स होते हैं ये इनकी जो रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन होती है उनको जो है ना कहा जाता है अकाउंटिंग एंटिटी। ठीक है, जो हमारे अप्रूव्ड वोचर्स होते हैं इनको अकाउंटिंग एंटिटी कहा जाता है। और ये जो अकाउंटिंग एंटिटी को ना बुक ऑफ ओरिजिनल एंटिटीज में जब रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, और जब बुक ऑफ ओरिजिनल एंटिटी में इसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है तो उसके बाद इसको जो है बाद में बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्रीज में रखा जाता है। ठीक है, तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंटिटीज़ को आपने ये माइंड में रखना है कि वो जर्नल्स या फिर कैश बुक्स होती हैं, और जो बुक ऑफ सेकेंडरी एंटिटीज़ होती हैं उनको हम लेजर कहते हैं। ठीक है, तो आजकल जो हमारे पास जो काफ़ी सारे इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर ऐसे मौजूद हैं जिसके लिए जो रिकॉर्डिंग के लिए और पोस्टिंग ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, मतलब कि उसमें हमें नहीं पता होता कि हमारे जो हम जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जनरल में जा रही है या फिर लेजर में जा रही है। ठीक है, ये खुद ही उसको ओरिजिनल एंटिटीज़ की बुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, और उसके बाद सेकेंडरी एंट्रीज में उसके बाद उसको पोस्ट कर देता है। लेकिन फिर भी अगर हम बेशक मैनुअल यूज़ कर रहे हैं या बेशक हम इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी पता होना चाहिए कि हमारे जो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज क्या चीज़ है और बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्रीज क्या चीज़ है। ठीक है, तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि जो है बुक ऑफ अकाउंट्स कौन से होते हैं, तो आपने इस बात को माइंड में रखना है कि जो भी जो है ना अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जो रिकॉर्ड रखने के लिए जो दो बुक ऑफ अकाउंट्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो बुक ऑफ अकाउंट इस्तेमाल होता है वो है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंटिटीज़। ठीक है, और सेकंड वन है बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्रीज। ठीक है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंटिटीज़ जो है उसमें हमारे जो है जर्नल और कैश बुक्स आती हैं। ठीक है, और बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्रीज में हमारे पास लेजर आते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने कहा है कि ये जो हमारे पास दो बुक ऑफ एंट्रीज होती हैं या बुक ऑफ अकाउंट्स हैं, इसके हमारे इसको फर्दर सब डिवाइड किया जाता है। ठीक है, और भी ये बिज़नेस की जो नीड्स और कम्प्लेक्सिटी को देखते हुए इसको सब डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इसको हम ये जो एक नीचे हमारे पास डायग्राम है, इस डायग्राम को अगर हम देखें तो हमें सारी बात को की समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इस डायग्राम में मेरे सबसे पहले दो चीज़ दिखाई हुई हैं कि जो है बुक ऑफ अकाउंट्स जो है हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, बुक ऑफ प्राइमरी या फिर ओरिजिनल एंटिटीज़, ठीक है, जो जनरल जिसके अंदर जनरल आता रहता है, और जो सेकंड वन है बुक ऑफ सेकेंडरी एंटिटीज़। ठीक है, वो लेजर आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं बुक ऑफ प्राइमरी या फिर ओरिजिनल एंटिटीज़ जो है उसमें क्या चीज़ है। उसमें जो है हमारे पास इन्फॉर्मेशन को ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए दो तरीके कार होते हैं। ठीक है, पहले जो है कैश ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करने के लिए अलग हमारे पास मतलब अलग हमारे पास ऑप्शन है, और जो है हमारे पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन या फिर दूसरे जो इवेंट्स और कंडीशन वगैरह को रिकॉर्ड करने के लिए अलग जो है ना सेक्शन मौजूद होता है। ठीक है, आपको पता है कि ट्रांजैक्शन हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व होता है, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन जिसमें जो हमारी पेमेंट होती है वो डेफर कर दी जाती है फ्यूचर में। ठीक है, तो जो कैश ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड किया जाएगा उसके अंदर हमारे पास दो टाइप की कैश आ जाती है। ठीक है, पहले हमारे पास है जी मेन कैश बुक होती है, और दूसरे पास हमारे पास पेटी कैश होती है। मेन कैश बुक में हमारा जो मेन कैश है वो हमारे सारे लिखे जाएंगे, और जो पेटी कैश है वो हमारे पास जो नॉन रूटीन जो एक्सपेंडिचर होते हैं, जो खराजात होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, छोटे छोटे रोजाना के, इसकी कोई रूटीन नहीं होती। ठीक है, उसको जो है पेटी कैश कहा जाता है। ठीक है, तो जो है ना नेक्स्ट हमारे पास है जी कि सेकंड वन कैश ट्रांजैक्शन, जो दूसरे ट्रांजैक्शन उसके अंदर क्या आ जाता है, उसके लिए अंदर जो है हमारे पास परचेजेज जनरल आ जाते हैं, सेल जनरल आ जाते हैं, रिटर्न इनवर्ड जनरल, ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब इसमें आप ये देखिए कि जो हमारे पास कैश ट्रांजैक्शन में जो मेन कैश बुक है उसके अंदर क्या लिखा जाएगा, उसमें जो है कैश रिसीट और पेमेंट्स के मतलब लिखा जाएगा। ठीक है, और साथ हमारे आपको पता है कि जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। जो कैश रिसीट या पेमेंट के लिए जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है वो कैश मेमोज होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास सेकंड वन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को जो रिकॉर्ड करने का सेक्शन होता है उसके अंदर जो परचेजेज जनरल होता है उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, उसके अंदर हम क्रेडिट परचेजेज लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कैश क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो ये यहाँ पे क्रेडिट परचेजेज होगी। ठीक है, सेकंड हमारे पास सेल जनरल के को हम जो सेल जनरल में हम जो है क्रेडिट सेल्स लिखेंगे। रिटर्न इनवर्ड जनरल के लिए हम जो है में हम सेल्स इन रिटर्न लिखेंगे। ठीक है, और ये आप इसे देखेंगे बिल्कुल आपस में पैरेलल है, मतलब परपेंडिकुलर हैं। ये देखिए परचेज जनरल के में हम लिखेंगे क्रेडिट परचेजेज, उसका सोर्स डॉक्यूमेंट इनवाइसेस रिसीव्ड होगा। ठीक है, सेल्स जनरल
में हम कैडेट सेल्स लिखेंगे, उसका सोर्स डॉक्यूमेंट इनवॉइस रिसीव्ड, ठीक है। ये जो तमाम चीज़ें ऐसे मतलब बिल्कुल इसकी सीध में लिखे हुए हैं, ठीक है। सेकंड हम पढ़ते हैं कि जो बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्रीज होते हैं, लेजर्स होते हैं, उसका क्या रोल होता है। तो उसके अंदर जो हमारे पास 2 सेक्शन होते हैं, उसके लिए एक सेक्शन होता है, उसमें होता है मेन लेजर, नॉमिनल लेजर या फिर जनरल लेजर, ठीक है। ये तीनों एक ही चीज़ के 3 नाम है, ठीक है। और सेकंड उसमें जो ऑप्शन होता है वो सब्सिडरी लेजर्स होते हैं, ठीक है। सब्सिडरी लेजर्स का ऑप्शन होता है। अच्छा, मेन लेजर में हमें क्या लिखा जाता है, मेन लेजर में जो है हम हेड वाइज समरीज को रिकॉर्ड किया जाता है, और इसमें ये होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए जो ट्रायल बैलेंस शीट्स होती हैं वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मेन लेजर को, ठीक है। और जो सेकंड जो है सब्सिडरी लेजर, उसमें हम सेल लेजर फॉर डेबिटर लिखेंगे, ठीक है। बोट लेजर फॉर क्रेडिटर, मटेरियल लेजर्स और दूसरे जो भी लेजर्स होंगे वो सारे हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ आ गई है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग या रिपोर्टिंग हमारे पास कौन से हैं, ठीक है। हमारे पास जो अकाउंटिंग या रिपोर्टिंग के जो सिस्टम्स हैं वो हमारे पास 2 सिस्टम हैं, ठीक है। पहला जो सिस्टम है वो हमारे पास है कैश बेस्ड सिस्टम, ठीक है। ये कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम या फिर रिपोर्टिंग सिस्टम, ठीक है। और सेकंड वाला जो हमारे पास है वो अक्रूल बेस्ड अकाउंटिंग या रिपोर्टिंग सिस्टम है। अच्छा, जो कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम है, इसमें जो है जो हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो कब ट्रांजैक्शन का क्या सीन होगा, उसमें ट्रांजैक्शन का ये होगा कि ट्रांजैक्शन जो हमारी हैं वो तब रिकॉर्ड होंगी जब कैश पेड होगा या कैश रिसीव्ड होगा, ठीक है। और जो है ये ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो इनकम जब रिसीव होगी तो तब वो इनकम को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। और जब एक्सपेंसेस जब पेड हो जाएंगे तो तब वो जो है अपनी जो एक्सपेंस को रिपोर्ट करेगा, यानी कि लिखेगा अपने अकाउंट बुक के अंदर, ठीक है। तो जो दूसरा हमारा रूल बेस्ड अकाउंटिंग या रिपोर्टिंग सिस्टम है, उसमें यह है कि जब पेमेंट ड्यू हो जाती है, पेमेंट या फिर जो रिसीट है वो ड्यू हो जाती है, यानी कि वो पे करने वाली हो जाती है, तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पेमेंट कैश में रिसीव हो चुकी है, ये पेमेंट बाद में रिसीव होनी है, ठीक है। जब कैश हैपन हो रहा या नहीं होगा, इसको उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस सिस्टम में जब भी कोई पेमेंट ड्यू होगी किसी भी हमारे कस्टमर से, तो ये रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है। और जब हमारे पास के पेमेंट जो है रिसीट हो जाएगी, तो हम ड्यू हो जाएगी, हम ये रिसीव करेंगे या ये हमने पेमेंट करनी है, तो वो रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है। ओनली पॉइंट ऑफ कंसर्न जो अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग या रिपोर्टिंग सिस्टम में होता है कि जो एक्सपेंस हैं हमारे, जो हमारे अखराजात हैं, ये जो हमारे इनकम है, ये रिपोर्टिंग पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो रिपोर्टिंग पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं तो इसको इस बात से जो है कोई कंसर्न नहीं है कि कैश रिसीव हुआ है या नहीं रिसीव हुआ, ठीक है। कलेक्शन हो गई है पेमेंट की या नहीं हुई, बाद में होनी है, वो उसके लिए इरेलेवेंट हो जाएगा, वो उसको अपने जो है ना अकाउंट बुक में लिख लिया जाएगा, वो रिपोर्ट कर ली जाएगा, ठीक है। अब रिपोर्टिंग पीरियड क्या होता है, रिपोर्टिंग पीरियड ये होता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन उस अकाउंट बुक में या उस सेक्शन में लिखी हुई हैं, तो वो उसका वो रिपोर्टिंग पीरियड होता है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास कोड बुक में लिखा हुआ है कि जो है ना इस सेक्शन में हमने दिसंबर 2000 इसमें हमने अक्टूबर 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक की ट्रांजैक्शन लिखनी है, ठीक है। तो वो अगर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक वो ट्रांजैक्शन हो गई है, बेशक पेमेंट हुई है बेशक पेमेंट नहीं हुई, उसने उसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हुई हैं, मतलब कोई भी एक्सपेंसेस हुए हैं, कोई भी इनकम आने की उम्मीद लगी है, तो वो उसमें वो लिख लिया जाएगा, पेमेंट हुई है नहीं हुई उसे कोई भी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जो अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग है ये मोस्ट कॉमनली यूज अकाउंटिंग है, ठीक है। और इसमें जो है इनकम जब कमा ली जाती है तब लिख ली जाता है, इसमें रिपोर्ट कर लिया जाता है, ठीक है। इसका मतलब इनकम जब कमा ली गई है, ठीक है, अभी तो रिसीव नहीं हुई, उसने रिपोर्ट कर लेना। एक्सपेंसेस जब इंक्योर हो गए यानी कि वाजिब हो गए, उसने एक्सपेंसेस लिख लेने हैं, ठीक है। ये कैश बेस्ड अकाउंटिंग के अपोजिट है, यानी कि जब इनकम जब रिसीव हो जाती है कैश बेस में तो तब वो रिपोर्ट कर ली जाती है, और जब एक्सपेंसेस पेड हो जाते हैं तो तब अकाउंटिंग तब वो उसमें उसकी रिपोर्ट हो जाती है, ठीक है। तो जो है ना अंडर अक्रूवल बेस्ड जो मेथड होता है इसके अंदर कंपनी को कुछ थोड़ी सी वो डिस्क्रिप्शन रखते हैं, उसमें वो इतना ख्याल रखते हैं कि जो इनकम या फिर जो एक्सपेंसेस उनके तब ही रिकॉग्नाइज्ड हों, ठीक है। और उसके बाद लेकिन वो इतना ख्याल रखते हैं कि उनकी जो रिकॉग्निशन है उससे कोई ना कोई रूल हो, यानी कि बगैर किसी रूल के वो कंपनी ऐसी नहीं हो कि कोई भी उसे इनकम कमा ले जाए तो फ़ौरन ही लिख लें। उन्हें जब उम्मीद लगती है कि इनकम अर्न हो गई है और वो मिलेगी तो तब ही वो उसको रिपोर्ट करते हैं, उनके कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। तो अगर आपको बस आप ये समझ लें कि इसमें पेमेंट ड्यू भी हो तो लिख ली जा सकती है रूल बेस्ड अकाउंटिंग में। और ये रूल बेस्ड जो अकाउंटिंग है इसके लिए पूरा हमारा एक सेपरेट मॉड्यूल है, उसमें हमें इंशाल्लाह इसकी सारी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हम इसकी एग्जाम्पल करते हैं, जिसमें एक एग्जांपल है कि एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है हमारा, ठीक है, लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर, अक्टूबर और दिसंबर, ठीक है। और ये जो है ना ये पेड नहीं किया गया अंटिल द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड 31 दिसंबर 2009, ठीक है, 2009।
अब 2009 भी आप एक्स की जगह आप कोई भी ईयर लगा सकते हैं, ये फर्जी सा एक ईयर है, ठीक है। अब ये लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ठीक है, तो अगर ये रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर पे नहीं किया गया तो ये जब अंडर दी कैश बेस्ड अकाउंटिंग होगा तो ये जो अनपेड अकाउंटिंग बिल है ये तब तक एज एक्सपेंस रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा जब तक ये पे नहीं होगा, ठीक है। ये 2009 के अंदर इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, बल्कि ये जो है 2000Y0 के अंदर इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ठीक है। और सेकंड वाला जो ट्रांजैक्शन हमारे पास है, यही जो ट्रांजैक्शन है हमारी लास्ट क्वार्टर अक्टूबर से दिसंबर तक का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये 31 दिसंबर 2009 तक ये पे नहीं किया गया, लेकिन एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग में इसको जो है अनपेड यूटिलिटी एक्सपेंस को एज अ 2X9 में जो है रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा, और साथ में ये लिख लिया जाएगा कि इसकी जो लाइबिलिटी है वो एज लाइबिलिटी उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, और ये लिख लिया जाएगा कि ये 2000Y0 में पे किया जाएगा, ठीक है। तो आपको फ़र्क समझ में आ गया। नेक्स्ट हम एग्जांपल नंबर 2 पे चलते हैं। आप इस पैराग्राफ को मेरे ख्याल से छोड़ दें, इस पैराग्राफ की आपको अभी समझ नहीं आएगी, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 जो है उसमें है कि जो इंश्योरेंस है वो एडवांस में पे कर दी गई है 2009 ईयर के लिए 1 नवंबर 2008 में, ठीक है। तो जब एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग होगी उसमें जो इंश्योरेंस है वो 2008 में जो है रिकॉर्ड कर ली जाएगी, ठीक है। अब वो 2000X बेस में रिकॉर्ड क्यों की जाएगी? देखिए, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस जो है वो 2000X9 के लिए इंश्योरेंस की पेमेंट है, ठीक है, और वो 2008 के 1 नवंबर को ही ये पे हो गई है। तो एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग में ये होगा कि जो 2000X में इसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, और इसे इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा कि साथ लिखा जाएगा कि जो है ये प्री पेमेंट है, ये फिर पेड एडवांस है, और इसको एज अ एसेट रिकॉग्नाइज किया जाएगा, इसको एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। और ठीक है, जब 2009 आ जाएगा तो इसको फिर एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाएगा। रिकॉर्ड इसलिए किया जाएगा कि ये जिससे बिलोंग करता होगा वहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। और जब अंडर कैश बेस्ड अकाउंटिंग है तो जैसे ही पेमेंट हो जाएगी तो उससे फ़ौरन ही वो जो है इंश्योरेंस कंपनी 1 नवंबर 2008 को वो पेमेंट हुई है तो उसने उसी वक्त उसको एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया गया है, ठीक है। तो ये इन दोनों में यही फ़र्क है एक्रूअल बेस्ड और जो है कैश बेस्ड अकाउंटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगल एंट्री बुक कीपिंग अप्रोच, और वो क्या होती है, ठीक है। जो सिंगल एंट्री बुक कीपिंग अप्रोच है ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बुक कीपिंग है, ठीक है, जिसमें सिंगल इफेक्ट होता है। कोई भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हुई है वो बुक ऑफ अकाउंट्स में लिखी गई है तो उसका सिंगल इफेक्ट होगा, ठीक है, उसका डबल इफेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई भी ट्रांजेक्शन हुई है तो हमें या फिर वो ऐड होगी या फिर वो माइनस होगी, ठीक है, वो या फिर पेमेंट हुई है या फिर वो रिसीव हुई है, ठीक है, और उसका बैलेंस पे सिंगल इफेक्ट होगा, ठीक है। जैसे कि और जब हम डबल एंट्री अप्रोच करते हैं तो आप लोगों को पता है कि डबल एंट्री में हमारे पास जो इक्वेशन होती है हमने उसे इक्वल करना होता है। जो इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे हमारा काम होता है उसको हमने सेकंड हैंड साइड पे भी एडजस्ट करना है, उस इक्वेशन को हमने इक्वल करना है दोनों साइड पे, ठीक है। तो सिंगल एंट्री अप्रोच के जो कंट्रास्ट में डबल एंट्री अप्रोच है वो उसके उल्ट है, ठीक है। जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो एटलीस्ट 2 इक्वल इफेक्ट्स लेके आती है, ठीक है। और जो उनकी जो है डबल एंट्री अप्रोच में उसकी जो ऑफसेटिंग एंट्रीज होती है, मतलब कि उसकी दोनों साइड पे इक्वल जो है मतलब के इफेक्ट्स होती हैं, ठीक है। वहाँ एक जो एक साइड पे डेबिट इफेक्ट होता है और सेकंड साइड पे क्रेडिट इफेक्ट होता है, ठीक है। तो जो आपने इस बात को मायने में रखना है कि आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि जो एंटिटीज़ होती हैं वो एंटिटीज़ जो होती हैं वो जो डबल एंट्री अप्रोच इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, वो जो है अप्रोच वो जो फाइनेंशियल रिजल्ट किस रिपोर्ट सिस्टम्स के साथ उनका तल्लुक होता है, ठीक है। तो जो डबल एंट्री का जो होता है लिंक होता है वो एक्रूअल बेस्ड या रिपोर्टिंग के साथ होता है, ठीक है। और जो सिंगल एंट्री अप्रोच इस्तेमाल करती है वो कैश बेसिस अकाउंटिंग होती है, यानी कि ठीक है, ठीक है। और पॉजिटिव साइड में वो ये बताना है कि जो डबल सिंगल एंट्री जो अकाउंटिंग होती है ये सिंपल होती है, ठीक है, और ये डबल एंट्री से ज़्यादा आसान होती है, ठीक है, क्योंकि इसके लिए कोई भी बैकग्राउंड या ट्रेनिंग नहीं चाहिए होती है अकाउंटिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग में हमने कोई भी ट्रांजेक्शन लिखनी है तो हमें नॉलेज चाहिए होगी है कि हमने राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को कैसे हमने बराबर करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें हमारा कोई खर्च हुआ है तो हमने एसेट्स में से पैसे निकालने हैं, ठीक है, लाइबिलिटीज़ में से माइनस करने हैं जाके, और जो हमारे पास जो लाइबिलिटी में इसलिए माइनस करेंगे कि हमारी जो जिम्मेदारियाँ हमने पे कर दी हैं, ठीक है। और इस टाइप से हमें पूरी जो अकाउंटिंग की जो बैकग्राउंड चाहिए होता है, ट्रेनिंग चाहिए होती है,
ठीक है। तो इस लिहाज से जो सिंगल एंट्री है वो ईजी होगी और जो डबल एंट्री है वो थोड़ी सी टफ होती है, लेकिन बेशक वो टफ है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी जो ज़्यादा कंपनी है वर्ल्ड वाइड वो डबल एंट्री अप्रोच को इस्तेमाल करती हैं, वो सिंगल एंट्री अप्रोच को जो है इस्तेमाल नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वो हमें ये बताया गया है कि जो हमारी सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है ये इतनी एडिक्वेट क्यों है, ठीक है। वो इतनी एडिक्वेट क्यों है, क्योंकि वो जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो उनके लिए एडुकेट होती है, ठीक है। वो कैश बेस्ड अकाउंटिंग को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ठीक है, उनमें कोई मतलब उधार का कोई सिस्टम नहीं होता, तो वहाँ पे वो ये एडुकेट होती है, वहाँ पे ये मुनासिब हो जाती है, ठीक है। स्मॉल फिल्म में जो है वो सिंगल एंट्री को डबल एंट्री के जो है वो प्रेफर करते हैं, ठीक है। और वो क्यों प्रेफर करते हैं उसके लिए नीचे लिखी हुई है कि जो वो एक तो वो कैश बेस्ड अकाउंटिंग इस्तेमाल कर रहे जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं पर डे वो थोड़ी होती हैं, ठीक है। वो उसके बाद थर्ड वन जो है वजह वो ये है कि जो वो एंटिटी होती है, जो स्मॉल बिजनेसेस की एंटिटी होती है, वो जो भी है वो अपने क्रेडिट पे कोई भी चीज़ सेल नहीं करी होती, ठीक है। कस्टमर को एट अ टाइम ऑफ सेल या फिर कैश ट्रांसफ़र करना पड़ता है, कैश अदा करना पड़ता है, ये बैंक ट्रांसफ़र करना पड़ता है, वो थर्ड पार्टी डेबिट कार्ड के जरिए वो पे करेगा, ठीक है, थर्ड पार्टी क्रेडिट कार्ड के जरिए पे करेगा या फिर वो चेक राइट करेगा और वो पेमेंट करेगा, ठीक है। वो जो है वो भी कोई भी जो गुड्स हैं वो भी सर्विसेज हैं वो डिलीवर नहीं करेगा, ठीक है, रिलेटेड पेमेंट के लिए, ठीक है। और थर्ड वन हो गया, फोर्थ है हमारे पास कि वहाँ पे जो बहुत थोड़े एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है। और ये जो इंटिटीज़ होती हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, ये जो अपने बिजनेसेस को प्राइवेटली हील्ड करते हैं, मतलब कि उन या फिर पार्टनरशिप में हील्ड करते हैं या फिर जो है वो प्राइवेटली हील्ड करते हैं, ऑपरेट करते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से जब वो प्राइवेट हील्ड करते हैं तो उनका किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता ज़्यादा, तो इसलिए फिर वो अपने जो इनकम स्टेटमेंट्स होती हैं, बैलेंस शीट्स होती हैं या फिर अदर फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स होती हैं, उनके लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि वो पब्लिक करें, ठीक है, पब्लिक कंपनी को दें, तो इसलिए फिर वो अपनी इन्फॉर्मेशन को अपने तक ही रखते हैं। तो इनके लिए फिर जो है सिंगल एंटिटी जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है वो इनको सूटेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजैक्शन। तो एक एग्जांपल दी गई है, उस एग्जांपल में सिंगल एंटिटी सिस्टम के मतलब पूरा बताया गया है कि जब भी कोई भी सिंगल एंटिटी अप्रोच है वो सिमिलर है कैश बुक के साथ, ठीक है। उसमें सिर्फ जो है किसी भी आपने अगर अपने किसी बैंक की कैश बुक देखी होगी तो वहाँ पे सिर्फ रिसीट और पेमेंट के मतलब लिखा होता है, ट्रैक किया होता है, ठीक है। उसके अंदर जो है यूज़र सिर्फ कैश बुक में भी और सिंगल एंटिटी में यूज़र सिर्फ जो है डेट को रिकॉर्ड करता है, अमाउंट को रिकॉर्ड करता है, नेम ऑफ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। तो कोई ये देखें नीचे हमें 5 कॉलम दिए गए हैं सिंगल एंट्री रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। यहाँ पे डेट लिखी हुई है, ट्रांजैक्शन है, रिसीट आ रहा है, पेमेंट आ रहा है, बैलेंस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखिए 1 दिसंबर 2007 को जो है उसका स्टार्टिंग बैलेंस था वो 4520 रुपये था, ठीक है। उसके बाद फिर 2 को उसने यूटिलिटी बिल पे किया 43 रुपीज़ का, तो ये 40 इसकी माइनस हो गया, ठीक है। 2 दिसंबर को उसने फर्नीचर पे किया 614.15 रुपये का, ठीक है, तो उसमें वो भी बैलेंस माइनस हो गया, ठीक है। 3 दिसंबर को उसने सेल्स की ट्रांजेक्शन की और उसको जो सेल्स के बदले 1040.25 रुपये मिले, तो वो उसके बैलेंस में प्लस हो जाएगा। तो ये सिंगल एंट्री हो रही है कि किसी ये जरूरी नहीं कि ये दोनों प्लस भी हो रहा माइनस भी हो रहा, नहीं, ये पेमेंट आ रही है या जा रही है, कोई क्रेडिट नहीं है, कोई एसेट नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा जो एग्जांपल है सिंगल एंट्री रिकॉर्ड की, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा और आज हमारा मॉड्यूल नंबर जो 3 है ये कंप्लीट हो गया है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग अटेंटिव, ठीक है। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं और अपने जो व्यूज़ से मुझे बताएं कि आपको कैसा लेक्चर लग रहा है। और मज़ीद आने वाली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड खुदा हाफिज़।